नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादर्श डायलॉग में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही पीड़ा होता है कि कुछ वरिष्ठ लोग सब्सक्राइब तो चैनल को कर लेते हैं लेकिन एक दो दिन बाद फिर से उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है, इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा कमजोर होती है। इसलिए अनुरोध है कि आप पहले वीडियो को देखें, मेरे बातों को समझें और अगर आपको लगे कि मैं उन बातों को आपको समझा पा रहा हूं तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर एक निष्ठा के साथ सब्सक्राइब कीजिए कि मैं इस चैनल का परमानेंट सब्सक्राइबर रहूंगा। और अगर आप परमानेंट सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो फिर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे मुझे भी काम करने में प्रेरणा मिलेगी। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, बिहार की राजनीति के लिहाज से जिस तरह से बिहार बीजेपी ने अपने राजनीतिक रणनीति में बदलाव किया है, उसको देखकर अब स्पष्ट लग रहा है कि बिहार बीजेपी अब राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस लिया। दरअसल अब बिहार बीजेपी बिहार में राजनीतिक लड़ाई पूरे आर पार के मूड में लड़ना चाहती है। जिस बिहार बीजेपी का यह पहचान था कि वह एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, जिसका कारण यह हुआ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक जनाधार था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया, क्योंकि बिहार बीजेपी का जो पूर्व नेता रहे हैं, जिनके हाथ में बिहार बीजेपी का कमान था, उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस तरह से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाए। बिहार बीजेपी के टॉप लीडरशिप और जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप खड़ा हो गया था, जिसके वजह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी को लाख कोशिश करने के बाद 15-16 साल राज्य करने के बाद भी बिहार बीजेपी अपनी पहचान उस तरह से नहीं बना पाया। इसके लिए अगर बिहार में बीजेपी कमजोर हुई, भारतीय जनता पार्टी का सही से उभार नहीं हो पाया, तो इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ बिहार के पूर्व वरिष्ठ नेता है, जिसके कारण से बिहार में बीजेपी का सामाजिक और जमीनी जो कार्यकर्ता था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से अलग हो गया, विमुख हो गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का कमान बिहार के एक युवा नेता सम्राट चौधरी के हाथ में आया है, तब से ही बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग तरह का जोश भर गया। उन सबके अंदर एक उम्मीद जगी है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जिस नेता के हाथ में बिहार बीजेपी का कमान गया है, वह बिहार में बीजेपी को एक मजबूत कैडर के तौर पे खड़ा कर पाएगी। जो बिहार बीजेपी का जमीनी स्तर का कैडर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उस कैडर को पुनर्जीवित करने में सम्राट चौधरी कामयाब होंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 13 जुलाई को जो बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के बिहार राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे कठिन जो राजनीतिक विरोध मार्च था, वह देता है। 13 जुलाई के भारतीय जनता पार्टी के इस मार्च से बिहार सरकार किस कदर घबरा गई थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि किस तरीके से एक बर्बरता पूर्ण कार्रवाई बिहार सरकार ने अपने पुलिस के द्वारा करवाया था। ऐसी कार्रवाई करवाया था जिस कार्रवाई के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को खो दिया, उसके एक नेता की मौत हो गई। अब चाहे बेशक बिहार सरकार और बिहार प्रशासन उस मौत को कोई अलग रूप देने में लगा हो, लेकिन ये सभी जानता है कि 13 जुलाई के दिन भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा नेता, अगर वो पटना में आया था तो सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आया था, ना कि वो कोई टूरिस्ट एडवेंचर पे आया था। लेकिन बिहार बीजेपी का यह बदलता हुआ स्वरूप बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता और बिहार के उन सभी लोगों के अंदर एक नया आस जगाया है, जिनका कानून और संविधान में विश्वास है, जिनको इस बात का भरोसा है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो ये जंगल राज, गुंडा राज और अपराध का जो बोलबाला है वर्तमान में बिहार में, उसमें ब्रेक लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना कमर कस लिया है, इसका उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है
कि जिस तरीके से 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर बिहार सरकार ने अपने पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करवाया था, जिस कार्रवाई के बाद बिहार के एक जातिवादी नशेड़ी समूह के सभी लोग बड़े ही उतावले हो रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे कि बहुत अच्छा किया है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पिटवाकर, यहां तक कि उनकी हत्या करवाकर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हत्या पे भी एक जातिवादी नशेड़ी समूह बड़े खुश हो रहा था। अब उन सब के लिए एक बहुत ही दुख भरा खबर है, और वो खबर यह है कि उस लाठी चार्ज के दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर बिहार पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज किया था, जिस लाठी चार्ज की वजह से वह सांसद, जिसको इस देश के संविधान के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन बिहार पुलिस अपने सरकार के आदेश के वजह से उस सांसद के, जो कि सिटिंग सांसद है, उसके विशेषाधिकार का भी कोई ख्याल नहीं किया और उनके ऊपर भी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज किया। उस लाठी चार्ज मुद्दे को अब बिहार बीजेपी एक निर्णायक मोड़ पर लेके जाना चाहती है और उस मुद्दे को आगे करके एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है बिहार के सत्ताधारी नेताओं से और सरकार से। जी हाँ, दरअसल उस लाठी चार्ज के खिलाफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए लोकसभा सदस्य से उस घटना पे शिकायत किया था और उन्होंने कहा था कि मैं एक वर्तमान सांसद हूं और बिहार सरकार और उनकी पुलिस ने एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मार्च में शामिल होने की वजह से मेरे ऊपर लाठी चार्ज किया, मुझे पीटा गया, जिससे मेरे संसद के द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार का हनन हुआ है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। और उनके उस शिकायत पत्र पे अब लोकसभा अध्यक्ष सहमति दे दिया है और इस पे सहमति का मतलब यह होता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उस लाठी चार्ज के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार के पटना की एसएसपी काम्या मिश्रा और सदर एसडीएम खंडेरकर श्रीकांत कुंडालिक को इसके लिए दोषी माना है। और अगर जिस तरीके से विशेषाधिकार समिति को यह अनुमति मिल गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कि इस पे कार्रवाई किया जाए, और अगर उनके जांच में यह पाया जाता है कि इन लोगों ने सही में संसद महोदय का विशेषाधिकार का हनन किया था, तो उस आरोप में इन अफसरों को जेल भेजा जा सकता है, जिस पर देश का कोई भी न्यायालय किसी तरह का कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो दूसरी तरफ बिहार बीजेपी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा ने अपने दर्जन भर महिला नेताओं के साथ कल पटना सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मुकदमे में उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, पटना के डीएम चंद्रशेखर कुमार डिप्टी और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को अभियुक्त बनाया गया है। और उधर सांसद महोदय ने, तो एक तरफ सांसद महोदय ने अपने विशेषाधिकार हनन के लिए संसदीय समिति को शिकायत किया है, तो दूसरी तरफ महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने इन सभी नेताओं से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और इन सभी मामलों को देखकर अब लग रहा है कि बिहार बीजेपी वर्तमान की सरकार से राजनीतिक लड़ाई के लिए अपनी कमर कस ली है और यह लाठी चार्ज का मुद्दा इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला है। इस लाठी चार्ज के बाद से बिहार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक उत्साह जगा है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब सच में बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं डर रही है। उनको ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी इन जातिवादी नशेड़ियों और समूहों के खिलाफ एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा बिहार की राजनीति में। उसके बाद एक तरफ तो लाठी चार्ज के लिए बिहार सरकार के ऊपर मुसीबत खड़ी होती दिख रही है, तो दूसरी तरफ कल बिहार में के बेगूसराय में एक घटना घटी है जो कि उसी तरह का घटना है जिस तरह का घटना मणिपुर में घटा है। मणिपुर के घटना पे जिस तरह से बिहार के नेताओं को, खास करके उस सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव
और उनके 9वीं फेल पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को शर्म आ रहा था, जो कि आनी चाहिए। लेकिन क्या इन नेताओं के अंदर इतनी नैतिकता है ऐसी घटनाओं पे बात करने के लिए? अरे मणिपुर का वह एक घटना है जिसका इस देश के हर एक लोगों ने भर्त्सना किया, उसका एक स्वर में विरोध किया है। लेकिन बिहार में इस तरह का कई एक घटना घट चुका है। और कल जिस तरीके से बेगूसराय में घटना घटा कि एक महिला को नंगा करके, निर्वस्त्र करके पीटा गया, मारा गया, और आप देखिएगा उसके जो भी आरोपी पकड़ा जाएगा उसके लिए फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव और पटना बिहार प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा कि ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता था। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के घटना पे, पश्चिम बंगाल में भी परसों एक इसी तरह का घटना घटा था कि वहां पे बीजेपी के एक महिला प्रत्याशी, जो कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी था, उसको पूरे बाजार में निर्वस्त्र करके चप्पलों से पीटा गया था। लेकिन उसमें जितने लोगों का गिरफ्तारी हुआ है, 4-5 लोगों का, उसके लिए बंगाल पुलिस कह रहा है कि ये सबके सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। यह एक गजब तरीका निकाला है मोदी विरोधी दल के नेता, जिन राज्यों में सरकार है, कि अगर किसी क्राइम में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घोषित कर दो, जिससे हमारे सरकार और हम उस सरकार के प्रशासन के ऊपर राजनीतिक हमला न हो, उसका कोई खुलकर विरोध न कर पाए। ये राजनीतिक टैक्टिक्स अपना रहा है। तो जिस नेताओं को मणिपुर के घटना पे बड़ी शर्म आ रही थी, अब उन नेताओं को बिहार के और पश्चिम बंगाल के घटना पे शर्म आ रहा है या नहीं? और अगर नहीं आ रहा है तो क्या वो इंसान है या कोई राक्षस है, जिनको उन घटनाओं पे तो शर्म आता है जो बीजेपी शासित राज्यों में घटती है, लेकिन उन घटनाओं पे शर्म नहीं आता है जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में घटती है। जिस तरीके से बिहार में अपराध का बोलबाला है, जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव का गठबंधन का सरकार बना है, तभी से बिहार में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। कोई भी ऐसा एक पखवाड़ा नहीं है जिस पखवाड़े में 2 या 3 बैंक नहीं लूटा जाता है बिहार में, और बड़े बड़े बैंक लूटा जाता है। कल का एक और घटना है कि मुजफ्फरपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर कुछ अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियों से भून दिया उसको। सिर्फ उसको नहीं, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड को और एक अन्य लोगों को भी गोली मार के उसके घर में ही हत्या कर दी। एक तरफ तो ये बिहार के जो नेता है, खास करके नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में भटक रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में क्राइम और क्रिमिनल बढ़ता जा रहा है, जिसपे किसी को शर्म नहीं आ रहा है। कुछ राजनीतिक दलाल भी है जिनको, जो मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको भाजपा शासित राज्यों का क्राइम तो दिखता है, उस पे उसको शर्म भी आता है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों के कुकृत्यों पे नहीं उनको शर्म आता और नहीं उनको दिखाई देता है, क्योंकि वो मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं। अगर कुछ भी हो, जिस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन बिहार भाजपा ने किया है वह सराहनीय है, और इसी तरीके से सड़क पे ही राजनीति का लड़ाई लड़ा जाता है। अगर ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट शासन के खिलाफ सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ता, आज वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होती। तो इसलिए अगर किसी प्रदेश में किसी पार्टी या नेता को कोई राजनीतिक विकल्प देना हो तो उनको सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ना कि कमरे में बैठकर। और यह सम्राट चौधरी जी ने साबित किया है, जिसके लिए सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी के बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार के खेमे से लव कुश समीकरण को बाहर किया गया है, उस राजनीति के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार के वर्तमान बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी क्रेडिट देना बनता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जमीनी स्तर पे नीतीश कुमार का जो लव कुश समीकरण है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। अब कोई भी लव कुश समीकरण नीतीश कुमार ने जिस तरीके का अपना राजनीतिक छवि बिहार की राजनीति में अपने कुर्सी को बचाने के लिए किया है, तैयार किया है, उसके उन राजनीतिक छवि को देखते हुए अब
इस बात में कोई दो मत नहीं है कि उनके ऊपर से बिहार के जमीनी स्तर पे काम करने वाले नेता और कार्यकर्ताओं का भरोसा उठा है। और उसके भरोसे उठने का मतलब है कि जितना बिहार में नीतीश कुमार कमजोर होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अगर कोई ये सोचता है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक आरजेडी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कतई नहीं हो सकता है। जब भी नीतीश कुमार जी का वोट बैंक अगर नीतीश कुमार जी से मुंह मोड़ा तो वह सीधे भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा, वो आरजेडी की तरफ कतई नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार के वोट बैंक को भाजपा की तरफ लाने के लिए सम्राट चौधरी जिस तरीके का काम कर रहा है बिहार में, बिहार की राजनीति में, वो वाकई सराहनीय है। और वह नीतीश कुमार समेत एक जातिवादी नशेरी समूह के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।